So good morning, everyone. Let us start with the next topic of financial management. It is the scope of financial management. When we talk of the scope of financial management, there are always three decisions: investing, financing, and dividend decisions. Today we'll discuss only the investing decisions because there are two types of decisions under the investment uh, activity decisions. Okay. Now, when we talk of the scope, there are basically three are major: investment decision, financing decision, and dividend decision. This is a very important question which comes in all the courses of the BCom, BBA, MBA, MCom, and whatever management subject you take. This question is a permanent question which always comes, right? This is a very important question. जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम सबको पता है कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी फर्म अगर इन्वेस्टमेंट अच्छे से करेगी तो उसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दैट मीन्स द फर्म हैज टू इन्वेस्ट वेरी प्रॉपरली, टू इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट इट शुड गेट मैक्सिमम रिटर्न्स विद मिनिमम पॉसिबल रिस्क। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए होते हैं, राइट। सो टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है हमारे पास। एक तो होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इसी को हम आज डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप पढ़ रहे हैं। स्कोप में तीन चीजें हैं: इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। आज हम सिर्फ एक कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर दो डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली हमारे कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमारे होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। बेसिकली वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? द कैपिटल विच इज यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, which is used to meet your day to day liabilities of the business, right? So इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। बेसिकली वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने कभी पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। Basically it revolves around two components: short term assets and short term assets and short term liabilities. What are current assets? Current assets and short term assets are one and the same thing. Current liabilities and short term liabilities are one and the same thing. Current assets, the asset which can be converted into cash within 1 year, is known as current assets. Like for example inventory को अगर आप सेल करोगे तो will easily fetch money, आपको आसानी से पैसे मिल सकते हैं, राइट। ऐसे डेटर्स होते हैं, कैनॉट गिव ऑन कैनॉट गिव अमाउंट ऑफ loan to somebody. You cannot do not give amount of loan to somebody else, some company or any debtor for a long period of time, फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। दैट मीन्स उसको आपको उसके जो खर्चे आपको जो उसको देना है, बिजनेस को जो भी पैसे उसको देने हैं वो उसको विद इन 1 ईयर ही रिटर्न करना होता है, ठीक है ना। आप किसी को अनलिमिटेड टाइम के लिए तो उधार नहीं देते हो, राइट। तो बिजनेस अगर कोई डेटर्स है बिजनेस के तो वो लोग चाहेंगे कि फटाफट से उनका पैसे उनको रिटर्न मिल जाए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डेटर्स, इन्वेंट्री वगैरह जो आपकी पॉइंट्स हैं ये आपके किस में आते हैं? करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? दे आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। ये भी आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। इसमें आज के आपका होता है शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, अकाउंट्स पेबल हो गए, जो आप क्रेडिटर्स से, सपोज आपने कोई क्रेडिटर से सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, ठीक है, if you buy any materials on credit from any person, ठीक है, तो क्या होगा? यू हैव टू मीट द लायबिलिटी विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स पेबल ना। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? हमको इस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मैनेज करना है जिससे कि मैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट कर पाऊं और लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को अच्छे से मैनेज कर पाऊं। इट मींस monitoring or managing the assets and liabilities in such a way that I should have enough cash to maintain the day-to-day operations of the business and meet the day-to-day liabilities of the business. I think clear है? नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेसिकली होता क्या है? इट इज द कंपनीज मैनेजरियल अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी। एक तरीके से हमारी अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी ही है कि हम इन दोनों कैपिटल को, इस वर्किंग कैपिटल को इतने अच्छे से मैनेज करें। वर्किंग कैपिटल मैनेज करना मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को इतने अच्छे से मैनेज करें कि हमारे जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, डेली जो हमारा कैश फ्लो है वो अच्छा मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाएं और हमारे जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है वो कम पड़ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मेरे शॉर्ट टर्म एसेट जो होते हैं वो मेरे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसका एक डायग्राम है, बहुत सुंदर डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी डायग्राम तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है इसको बनाओ अगर आप। तो अगर इसको मैं समझा देती हूँ, बेसिकली जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती है, कैश आता है, इन्वेंट्री आती है, डेटर्स आता है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म एसेट्स में आता है आपका कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री। जब हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दे इफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपके पास डेली एक्सपेंसेस के खर्चे कम पड़ जाएंगे, आपके पास डेली एक्सपेंसेस के पैसे ही नहीं होंगे, तो आप बिजनेस चलाओगे कैसे, नहीं चला सकते। तो इसका मतलब अगर आपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आपने अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा ठीक करा, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज आपके पास एनफ पैसे हैं, एनफ मनी, यू हैव टू मीट योर डे टू ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। इसमें एक डायग्राम इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज इसमें जैसे देखिए कैश है मेरे पास, मैंने किसी डेटर को, मैंने सपोज करो मेरे पास सामान था, यहाँ से शुरू करते हैं, मेरे पास इन्वेंट्री थी, मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ लेट से टॉयज का, ठीक है, तो मैंने इन्वेंट्री का बिजनेस कर रही हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन ए है, वो इन्वेंट्री का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो इन्वेंट्री में बिजनेस में क्या है, उसके पास टॉयज, ठीक है, तो टॉयज उसने सेल करे किसी डेटर को, ठीक है ना, तो इन्वेंट्री उसके पास जो है वो क्या है, उसका शॉर्ट टर्म एसेट है पहली बात, तो ठीक है, उसके बाद उसने सेल करा किसी एबीसी, सपोज सेल करा उसने मोहन को, ठीक है, ए जो ओनर ए था उसने सेल किया मोहन को, मोहन ने इमीडिएटली पेमेंट नहीं करा, मोहन ने इमीडिएटली पेमेंट नहीं करा, और मोहन क्या बन गया, फिर उसका डेटर बन गया उस कंपनी का, ठीक है, तो एक की जो एक कंपनी है उसका डेटर कौन है, और मोहन, ठीक है। अब क्या होता है इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी मेरे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स है उनको मैं बहुत अच्छे से मैनेज करूँ। अब आप नोटिस करो इन्वेंट्री क्या चीज है, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट है, इसका मतलब जिसको मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, कि मेरे वेयर हाउस में कोई भी ऐसे आइटम्स नहीं होने चाहिए जो आइडल पड़े हो, या खराब हो रहे हो, या फिर आउट ऑफ फैशन हो गए हो, अदरवाइज मेरी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। दैट मीन्स आई हैव टू मेंटेन द एक्यूरेट इन्वेंट्री, एडिक्वेट इन्वेंट्री इन सच अ वे कि मेरी वेस्टेजेस भी नहीं हो और मेरी डिमांड भी पूरी तरह मीट हो सके। अगर मेरी डिमांड मीट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, मेरे पास, इसका मतलब मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है इन्वेंट्री का। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा ही स्टॉक में सामान है, जो आउट ऑफ फैशन, मेरा जो आउट ऑफ फैशन टॉयज हो गए हैं वो मेरे मेरे वेयर हाउस में रखे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस लग रहा है, उनका रेंट देना पड़ रहा है मुझे, वो मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मेरा पैसा अटक गया है उस इन्वेंट्री में, माय फंड्स गेट लॉक्ड अप इन दोज आइडल इन्वेंट्री। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इन्वेंट्री को मैनेज करो, ना तो एक्सेस ऑफ द स्टॉक होना चाहिए, ना ही मिनिमम स्टॉक होना, मतलब लेस स्टॉक होना चाहिए, एकदम एडिक्वेट बैलेंस होना चाहिए स्टॉक, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आ जाओ डेटर्स पे, जब आप डेटर्स को मैनेज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसमें अपने डेटर से जो पैसे कलेक्ट करने हैं, जो रिसीव करने हैं, उसको मैनेज करना है, बार बार उसको फोन करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैड डेटर्स बैड डेट बन जाएगा, ये भी हमको डर लगा रहता है, तो ये सारे फॉलो अप भी करने पड़ते हैं हमें बार बार, उसको हम ज्यादा टाइम के लिए ऐसे लोगों को सामान नहीं दे सकते उधार पर जो लोग हमें पैसे रिटर्न ही नहीं करते, तो उन डेटर्स को अपने अपनी लिस्ट से हटा देना चाहिए। तो बहुत सारे इसकी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, इनमें से फॉलो अप करना पड़ता है, टाइमली पेमेंट के लिए इनका भी रजिस्टर बनाना पड़ता है, इनके साथ भी आपको बहुत प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, क्योंकि डेटर्स हैं आपके, अगर वो आपसे सामान नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। अगर डेटर्स आपको कैश पेमेंट कर देते हैं तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कि कैश जब आप मैनेज करते हो, मतलब ना तो आपके पास एक्सेस कैश होना चाहिए, ना ही लेस कैश होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ द, you should have adequate cash which is necessary to maintain and run the business, right? अब आता है नेक्स्ट, अगर बिजनेस किसी से सामान उधार पे खरीदे तो बिजनेस क्या करेगा, क्रेडिटर से सामान खरीदता है, राइट, उधार पे सामान खरीदता है बिजनेस क्रेडिटर से, तो वहां पर बिजनेस ये भी ध्यान रखते हैं कितना वो उधार पे सामान खरीद रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बिजनेस को ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म जो उसकी लायबिलिटीज है वो एक्सीड नहीं हो जाए, क्योंकि ज्यादा वो जितना ज्यादा उधार पे सामान खरीदेगा क्या होगा,
उसकी लायबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म एसेट से वो एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं लायबिलिटीज है मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, दे शुड नॉट एक्सीड माय शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। पहले कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, यहां तक समझ आ गए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये थोड़ा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। इसमें बेसिकली दो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म एसेट्स हमारे क्या होते हैं? द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year, they are known as short term assets. And the short term liabilities क्या होती हैं? The liabilities which are converted within 1 year are known as short term liabilities. Next most important thing is that working capital management means management of these both short term and long term short term assets and short term liabilities in such a way that the business operations are run smoothly and business is able to meet the day-to-day obligations of the company. And another thing is you have to make a diagram in this in which you are managing all the short-term assets and short-term liabilities like cash management, receivable management, debtors management, inventory management and account payable management. अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगेन इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल बजटिंग। ये वर्ड बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ पहले। ठीक है, सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, उसको एक एसेट खरीदना है कि कैंडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बिजनेस करना चाहती है, वो कैंडी का बिजनेस करना चाहती है। ठीक है, उसको दो एसेट्स हैं उसके पास। ठीक है, दोनों की जो कॉस्ट है, दोनों की जो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन का बिजनेस करना चाहते हैं, वो कैंडी का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, वो बिजनेस जो है वो कैंडी का बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग, और उन दोनों को दो प्रोजेक्ट मिले हैं, उसमें से उनको एक चूज करना है। प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर एसेट खरीदना है, दो एसेट की चॉइस है उनके पास, उनको एक एसेट खरीदना है बस। ऑब्वियसली कंपनी एक ही एसेट खरीदेगी ना, अगर उसे कैंडी बनानी है उसे वो एक ही मशीन खरीदेगी, दो मशीन नहीं खरीदेगी। अकाउंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उनको एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। तो बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शन थे कि दो एसेट्स हैं उसके पास, कैंडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, दो हैं। ठीक है, दोनों की कॉस्ट 12 लाख है। ठीक है ना, और दोनों में से कोई एक ही खरीद सकती है वो। ठीक है, तो कंपनी सोच रही कौन सा खरीदे। ठीक है, कंपनी को ये डिसीजन लेने बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो कंपनी सिनेरियो ये है कि इसको एक ही मशीन खरीदनी है। ठीक है, तो कंपनी ने पूरा एनालिसिस किया कि अगर मैं ए मशीन खरीदती हूँ तो मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में, और बी मशीन खरीदती हूँ तो क्या रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में। तो उसने एनालाइज किया कि अगर वो रिसेशन पीरियड, जानते हो क्या होता है? रिसेशन मतलब होता है जब कंपनी जो इकोनॉमी जो होती है वो डाउन साइड होती है, जब क्राइसिस में चल रही होती है। ठीक है, तो अगर कंपनी बिल्कुल इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल लो चल रही होती है, उस पीरियड में ये मुझे 9 लाख, इसे लैक्स में मान लो। ठीक है, ये 9 लाख रुपए मुझे रिटर्न देगी ये मशीन। ठीक है, लेकिन जो बी मशीन है वो मुझे 0 रुपए दे रही है। ठीक है, नॉर्मल पीरियड मतलब जब नॉर्मल इकोनॉमी की ग्रोथ चल रही है, नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ चल रही है, तब ये मशीन मुझे देगी 12 लाख रुपए और दूसरी मशीन मुझे देगी 10 लाख रुपए। ठीक है, जब इकोनॉमी बिल्कुल बूम पीरियड पे, हाईएस्ट ऑफ द पीक आवर्स पर है, मतलब अच्छी चल रही ग्रोथ, इंडिया की कंपनी की जो भी कंट्री की ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो 14 लाख देगी और ये देगी मुझे 20 लाख देगी। ठीक है, पीरियड 4 में 15 लाख देगी और वो मशीन मुझे कितना देगी? 30 लाख। अगर आप दोनों को काउंट करेंगे तो दोनों का जो अमाउंट है वो 60 लाख ही बैठ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आप नोटिस करो स्टेबल रिटर्न कौन दे रहा है? स्टेबल रिटर्न कौन सी वाला प्रोजेक्ट दे रहा है? प्रोजेक्ट ए। अगर आप नोटिस करो तो स्टेबल रिटर्न कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है? प्रोजेक्ट ए दे रहा है हमको। हम किसे चूज करना चाहिए हमको? ए को, बी को? ए को। क्यों? क्योंकि हमें स्टेबल रिटर्न कौन दे रहा है? रिसेशन के अंदर भी 9 लाख वो आपको दे रहा है, नॉर्मल पीरियड में 12 लाख दे रहा है, बूम में 14 दे रहा है, पीरियड 4 में 15 दे रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमें ए प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए।
राइट। लेकिन बी आपको मल्टीपल्स में दे रहा है, लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं है, उसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी है, एक एक रिस्क है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोएस्ट पॉसिबल रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न कमाएं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, बिकॉज अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग, जो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली इन दो प्रोजेक्ट्स में से कंपनी ने कौन सा चूज किया, प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन फर्दर की सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे बेसिकली क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जब कंपनी कोई मशीन खरीदती है तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेती है, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कर रहे हो, आप शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स दे अफेक्ट द लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस एंड दे हैव लॉन्ग टर्म implications on the business. So it involves analyzing the project's cash inflows and outflows. This is very important term कि अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मैं उस प्रोजेक्ट के सारे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को एग्जामाइन करूंगी, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे चूज करना है। अब उस एग्जांपल पे आ जाओ आप लोग, दो प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी था। उसमें कैश आउटफ्लो क्या था मेरा, 12 लाख। आउटफ्लो मतलब होता है मेरी कॉस्ट जो कंपनी दे रही है, कॉस्ट जो मेरी इस प्रोजेक्ट को खरीदने में लग रही, कॉस्ट जो मेरी उस एसेट को खरीदने में लग रही है, तो वो कॉस्ट मेरी क्या थी, 12 लाख, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। और इनफ्लोज क्या थे, जो 4 डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सेशंस में थे, जैसे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, दिस ऑल 4 वर द कैश इनफ्लोज। तो आपने नोटिस किया कंपनी ने सारे प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज को एग्जामाइन किया, कैश आउटफ्लो से एग्जामाइन किया, उसके बाद कंपनी में डिसीजन लिया कि मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूंगी। समझ आ गया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एनालाइजिंग, evaluating and prioritizing the long term investments, बिकॉज यहाँ मैं बहुत लंबा डिसीजन ले रही हूँ, मैं बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रही हूँ, तो इसलिए मैं पहले प्लानिंग करूंगी कि मुझे क्या करना है, फिर मैं एनालाइज करूंगी उसके प्रॉज एंड कॉन्स, फिर मैं इवेल्युएट करूंगी क्या मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है और कितनी मेरी कॉस्ट लग रही है, उसके बाद मैं कहीं इन्वेस्टमेंट जाके करूंगी। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग decisions. You can study the definition also now. It is a method of analyzing and comparing substantial future investments. जो फ्यूचर मेरे पैसे लगने वाले हैं और जो मेरे खर्चे होने वाले हैं, उन सबको मैं एनालाइज करूंगी। पहले मैं उसके कैश इनफ्लोज को एनालाइज करूंगी, कैश आउटफ्लोज को एनालाइज करूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी which project I need to invest, which project is most profitable for me, which project is most worthwhile for me, right? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दे एक्चुअली दे वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन मेकिंग सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन एन ईयर, राइट। एक साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें खाली एसेट परचेज करना नहीं आता है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, सपोज आपके रिटेल आउटलेट्स कभी 2 जगह हैं, मुंबई और पूना में ही है, अब वो कैलकाटा और बैंगलोर में भी करना है, तो एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस में भी ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही माना जाता है। जैसे आपको नए प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, आप पहले सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहे थे, अब आपने 2-3 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर लिए, तो ये भी आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन है, राइट। जैसे आपने लीज या बाय करना है, कोई आपने मॉडर्नाइजेशन करना है, कोई इनोवेशन करना है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म के बजट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। नाउ एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जैसे आपने फिक्स एसेट्स बाय करे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, they all are capital budgeting because it is a process which is involving the planning, analyzing, evaluating and prioritizing the long term investments for the company. आप कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसका क्या हो गया, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जैसे आप कंपनी को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, आपको लगता है मेरी कंपनी बहुत ना ओल्ड हो गई है, ओल्ड मेथड्स यूज करते हैं, आप नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए नए फैसिलिटीज लॉन्च कर रहे हो, नया प्रोडक्शन प्लांट आपने खरीद लिया, आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट आउटलेट्स बना लिए, खोल लिया आपने, तो आपने जब बिजनेस को बढ़ाया, लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये छोटे डिसीजन नहीं है, सो इसलिए सभी कहाँ फॉल करेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये देखिए थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फीचर्स मतलब इसका आउटकम जो होता है अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता होता कि आपका जो डिसीजन है आपको लॉन्ग टर्म में क्या एक्चुअली रिजल्ट देगा,
You never know because future is always uncertain. सेकंड, इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं ऑब्वियसली. इसमें आप इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार आपने अगर डिसीजन ले लिया कि आपको ये एसेट खरीदना है, फिर आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है ना, इसमें रिवर्स गियर नहीं होता है. सिंपल सी बात है. इसमें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात होती है कि आपने अगर एक मशीन खरीदी है, कुछ आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है, तो आपको उसको पूरी मेहनत से करना पड़ेगा, राइट. ये डिसीजन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें कई बार आपको अपने पुराने एसेट्स भी अगर आप सेल करते हो और नए एसेट्स खरीदते हो, तो वो भी आपका कैपिटल बजट डिसीजन है, क्योंकि पुराने एसेट सेल करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट. आप अपने पुराने एसेट्स को बेच के नए एसेट खरीद रहे हो, आप मॉडर्नाइज कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो ये सारे आपकी क्या चीजें होती है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. कॉस्ट बेनिफिट मतलब क्या होता है कि कितनी मेरी लागत लग रही है, कितनी मेरी कॉस्ट लग रही है, कितने मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. I hope you have understood the meaning of short-term and long-term investment decisions. So please do like, share, and subscribe the videos. Thank you so much.